क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर थौटा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? सिर्फ तारे और आकाश गंगाएं ही नहीं, बल्कि हमारी कहानी शहरों या साम्राज्यों से शुरू नहीं होती, बल्कि आज से 4 अरब साल पहले एक कैओटिक और प्राइमोर्डियल दुनिया में शुरू हुई थी। ये एक अनसेड स्टोरी है कि कैसे पृथ्वी पर जीवन एक सिंपल सिंगल सेल से लेकर आज हम जो कुछ भी देखते हैं उन सभी के एंसेस्टर्स तक पहुंच गया। ये आग और बर्फ की 4 अरब साल पुरानी एक महाकाव्य गाथा है, माइक्रोस्कोपिक क्रांतियों और एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी की एक कहानी है, और यह हमारे डीएनए के ताने बाने में लिखी हुई है। यह आपकी, मेरी और हर जीवित प्राणी की कहानी है जो जीवन की पहली चिंगारी तक हमारी वंश परंपरा का पता लगाती है। इमेजिन कीजिए हमारा प्लैनेट 4.5 अरब साल पहले। ये वो ब्लू मार्बल नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। ये एक वायलेंट और कैओटिक क्रेडल है। ज्वालामुखी गरज रहे हैं, ऐसी गैसें फेंक रहे हैं जो दुनिया को एक घने और अजीब एटमॉस्फेयर में ढक देती हैं। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स, सोलर सिस्टम के बनने के बचे हुए टुकड़े लगातार सरफेस पर हमला कर रहे हैं। पानी और शायद लाइफ के केमिकल कंपोनेंट्स भी ला रहे हैं। ओशियंस केमिकल्स का एक गर्म और स्टेराइल सूप है। एक प्लैनेटरी स्केल पर बनी हुई लैब लगातार बिजली के तूफानों और एक यंगर और फियर्स सूरज की अनफिल्टर्ड चमक से भरी हुई। करोड़ों सालों तक यही अर्थ थी, केमिस्ट्री की दुनिया, बायोलॉजी की नहीं। लेकिन इस कैओस में कहीं, जिसे साइंटिस्ट मशहूर रूप से प्राइमर्डियल सूप कहते हैं, कुछ इनक्रेडिबल हो रहा था। सिंपल नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने लगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। ये बायोजेनेसिस के पीछे का कोर आइडिया है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का ओरिजिन। 1952 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने अर्थ की इन अर्ली कंडीशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें पानी को मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों के साथ मिलाया ताकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को कॉपी किया जा सके, और बिजली के स्पार्क से हिट किया ताकि लाइटनिंग को सिमुलेट किया जा सके। उन्हें जो मिला वो कमाल का था। सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने 20 से ज्यादा अलग अलग अमीनो एसिड बनाए थे जो प्रोटीन के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यह एक्सपेरिमेंट एक माइलस्टोन था। इसने दिखाया कि लाइफ के लिए रॉ मटेरियल नेचुरली सामने आ सकते हैं, कि नॉन लिविंग से लिविंग में जंप उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना लोग थॉटते थे। लेकिन अमीनो एसिड का कलेक्शन लाइफ नहीं है। असली क्रिटिकल स्टेप एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना था जो अपनी कॉपी बना सके, अपनी इंफॉर्मेशन पास कर सके और एवोल्यूशन के ग्रेट प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। आज कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब डीएनए में नहीं है, बल्कि इसके ज्यादा सिंपल और वर्सेटाइल कजिन आरएनए में है। इससे बहुत पहले कि डीएनए और प्रोटीन मुख्य भूमिका में आते, प्लेनेट आरएनए का हो सकता था। यह आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, और यह कहती है कि खुद से रिप्लिकेट होने वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स जीवन का पहला रूप थे। आरएनए एक कमाल का मॉलिक्यूल है। डीएनए की तरह यह जेनेटिक जानकारी स्टोर कर सकता है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स शेप्स में फोल्ड भी हो सकता है और एक एंजाइम की तरह काम कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित कर सकता है जो आज ज्यादातर प्रोटीन करते हैं। तो एक ही शानदार पैकेज में आरएनए के पास ब्लूप्रिंट और टूलकिट दोनों थे। कल्पना कीजिए कि उस प्रिमोर्डियल सूप में आरएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड्स तैर रहे हैं, या शायद गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स की मिनरल रिच सतहों से चिपके हुए हैं। किस्मत से इनमें से कुछ आरएनए स्ट्रैंड्स ने खुद की कॉपी बनाने की एबिलिटी डेवलप कर ली। यह इनहेरिटेंस की शुरुआत थी। कॉपीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती थी। ओनफ कोरिक्स, उनमें एरर आ जाते थे जिससे थोड़ी अलग वर्जन बन जाते थे। इनमें से ज्यादातर म्यूटेशन बेकार होते थे, लेकिन कभी कभी एक चेंज एक आरएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करने में बेहतर बना देता था, शायद ज्यादा स्टेबल या कॉपी करने में फास्ट। यह नेचुरल सिलेक्शन अपने सबसे प्योर फॉर्म में था। यह पंजों और दांतों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक शांत मॉलिक्यूलर कंपटीशन था जो हजारों सालों तक चलता रहा।
बेस्ट रेप्लिकेटर्स ने ज्यादा कॉपीज बनाई और उनकी संतानें हावी हो गईं। रिसर्च लगातार इस विचार को मजबूत करती है। 2024 में साइंटिस्ट ने लैब में आरएनए मॉलिक्यूल्स डेवलप किए जो दूसरे फंक्शनल आरएनए को सही से कॉपी कर सकते हैं, ये दिखाते हुए कि डार्विनियन एवोल्यूशन इस छोटे स्केल पर कैसे शुरू हो सकता था। अगला बड़ा कदम एक कंटेनर पाना था, एक मेम्ब्रेन, फैटी मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स का एक सिंपल बबल जो इन रेप्लिकेटिंग आरएनए और दूसरे यूजफुल पार्ट्स को घेर सकता था। ये पहली प्रोटोसेल थी, एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जहां जीवन की केमिस्ट्री ज्यादा कंसंट्रेटेड, एफिशिएंट और बाहर के कैओस से अलग हो सकती थी। इस पॉइंट से, जैसा कि हम जानते हैं, सारा जीवन अलग होना शुरू हो गया। फिर भी पृथ्वी पर हर ऑर्गेनिज्म, आपकी आंत में बैक्टीरिया से लेकर सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़ तक, इन बिगिनिंग सेल्स की एक ही पॉपुलेशन से आता है। हम इसे ल्यूका कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका जीवन का पहला रूप नहीं था, लेकिन यह हमारा सबसे पुराना पहचान योग्य पूर्वज है। जीवन के विशाल पेड़ का तना जो 3 बिलियन साल से भी पहले रहता था, और इसमें पहले से ही बेसिक मॉलिक्यूलर मशीनरी थी जिसे इसके सभी वंशज हमें मिलाकर विरासत में पाएंगे। अगले 2 बिलियन सालों तक लाइफ सिंपल रही। दुनिया पर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते थे, उनका राज्य था। लेकिन इनमें से एक माइक्रोब जो इतना मामूली लग रहा था, सब कुछ बदलने वाला था। उन्हें सायानोबैक्टीरिया कहा जाता था और उन्होंने एक नया क्रांतिकारी ट्रिक डेवलप किया, फोटोसिंथेसिस। उन्होंने सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना और अपना खाना बनाना सीख लिया था। यह एक अमेजिंग एवोल्यूशनरी जीत थी, लेकिन इसके साथ एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट भी आया, ऑक्सीजन। बिगिनिंगी लाइफ फॉर्म्स के लिए जो बिना ऑक्सीजन की दुनिया में इवॉल्व हुए थे, ये नई गैस एक जानलेवा जहर थी। जैसे जैसे सायानोबैक्टीरिया पूरे ग्रह पर फैली, उन्होंने एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पंप की, जिसे अब ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ये शायद धरती के इतिहास में पहली और सबसे बड़ी मैस एक्सटिंक्शन थी जिसने काउंटलेस एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दिया। लेकिन इस क्राइसिस से एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी निकली। ऑक्सीजन एक हाई एनर्जी गैस है। कोई भी लाइफ फॉर्म जो इसे ब्रीथ करना सीख सकती थी, इसकी रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना सीख सकती थी, वो मेटाबॉलिक एनर्जी का एक पूरा नया लेवल अनलॉक कर सकती थी। इस नए ऑक्सीजन रिच वर्ल्ड ने एक नए तरह के सेल के लिए स्टेज तैयार किया जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल था, यूकैरियोटे। यूकैरियोटिक सेल का एवोल्यूशन एंसेस्ट्रल टीम वर्क की कहानी है। मेन थ्योरी एंडोसिम्बियोसिस बताती है कि यह सब तब शुरू हुआ जब एक बड़े सेल ने एक छोटे बैक्टीरियम को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने एक पार्टनरशिप बना ली। वह निगला हुआ बैक्टीरियम माइटोकॉन्ड्रियन बन गया, सेल का पावर प्लांट जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा करने में एक्सपर्ट था। एक सिमिलर इवेंट एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम के साथ बाद में प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट को जन्म देगा। इसने गेम बदल दिया। इंटरनल पावर हाउसेस और अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यूक्लियस के साथ यूकैरियोटिक सेल्स अपने प्रोकैरियोटिक कजिन्स की तुलना में बड़े, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। उनके पास बड़ी और ज्यादा इंट्रिकेट चीजें बनाने की पावर और कम्प्लेक्सिटी थी। वे अगले स्टेप के लिए तैयार थे, एक साथ काम करना। 3 बिलियन सालों तक लाइफ ज्यादातर अकेले ही थी, लेकिन चीजें बदलने लगी और सिंगल सेल्स एक साथ आकर कॉलोनीज बनाने लगे। ये कम से कम 25 बार इंडिपेंडेंटली हुआ है। रिसेंटैंकी सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पहले सबूत 1.5 बिलियन साल से भी पहले के हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर लाइफ का एवोल्यूशन जिससे एनिमल्स बने, वह असल में बहुत बाद में, लगभग 600 से 800 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। शुरुआत में यह शायद एक एक्सीडेंट था। सेल्स डिवाइड होने के बाद अलग नहीं हुए, लेकिन इसके फायदे थे। ग्रुप में होने से यह कम चांसेस थे कि आपको कोई खा जाए।
अंदर के सेल्स बाहर के सेल्स से प्रोटेक्टेड रह सकते थे। हमने इसे लैब में भी होते हुए देखा है। साइंटिस्ट्स ने सिंगल सेल्ड एल्गी को प्रीडेटर प्रेशर में रखा है और उन्हें कुछ ही महीनों में सिंपल मल्टी सेल्यूलर क्लस्टर्स में इवॉल्व होते देखा है, जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक को दोहराता है। लाखों सालों से ये सिंपल कॉलोनीज और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती गईं। सेल्स स्पेशलाइज होने लगे, अलग अलग काम करने लगे। कुछ मूवमेंट पर फोकस कर सकते थे, कुछ फीडिंग पर और कुछ रिप्रोडक्शन पर। यही मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का कोर है, सेल्स का एक कम्युनिटी जो पूरे के लिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस छोड़ देता है। उन्होंने कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया। कॉम्प्लेक्स बॉडीज बनाने के लिए जेनेटिक टूलकिट डेवलप किया। अजीब बात यह है कि इसके लिए जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स एनिमल्स के आने से बहुत पहले मौजूद हो सकते थे। 2017 में खोजा गया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्रोमोस्फीरा पर्किंसी ऐसी कॉलोनीज बना सकता है जो अर्ली एनिमल एम्ब्रायोस जैसी दिखती हैं, जिससे पता चलता है कि नेचर के पास मल्टीसेल्युलरिटी के लिए इंस्ट्रक्शंस शायद 1 बिलियन साल से भी ज्यादा समय से थे। पहले सच्चे एनिमल्स शायद स्पॉन्जेस जैसे सिंपल सॉफ्ट बॉडीड क्रिएचर्स थे। स्पॉन्जेस में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, लेकिन सच्चे टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं होते। वे लिविंग फॉसिल्स की तरह हैं, जो हमें यह दिखाते हैं कि अर्ली एनिमल लाइफ कैसी रही होगी। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करना और एनिमल किंगडम के डॉन में लाइफ बनाना। वे साइलेंट पायनियर्स थे, लेकिन अब दुनिया में ऐसी क्रिएटिविटी की एक्सप्लोजन के लिए स्टेज सेट था जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इमेजिन कीजिए करीब 541 मिलियन साल पहले के ओशन को। उनमें सिर्फ सिंपल सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स थे। फिर जो जियोलॉजिकल आई ब्लिंक था, सब बदल गया। फॉसिल रिकॉर्ड अचानक से नए और कॉम्प्लेक्स एनिमल फॉर्म्स की एक शानदार वैरायटी से भर गया। यही कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है। सिर्फ 10 से 20 मिलियन सालों में आज मौजूद लगभग सारे मेजर एनिमल बॉडी प्लान्स सीन में आ गए। आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स और एक्सोस्केलेटन्स हैं, जो इंसेक्ट्स और क्रैब्स के एंसेस्टर्स हैं। कॉर्डेट्स हैं वो ग्रुप जिसमें आखिर में हम भी शामिल होंगे। शेल स्पाइन्स और सेगमेंटेड बॉडी वाले क्रिएचर्स, ये एवोल्यूशनरी इन्वेंशन का एक त्योहार था। तो इस बायोलॉजिकल बिग बैंग को किसने ट्रिगर किया? ये सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एटमॉस्फेयर और ओशन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहा। आखिर में वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया जो ज्यादा बड़े और एक्टिव एनिमल्स को सपोर्ट कर सकता था, जिनकी लाइफस्टाइल में बहुत एनर्जी लगती थी। जेनेटिकली बॉडी डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले जीन्स का टूलकिट, जैसे फेमस होक्स जीन्स, पहले से ही मौजूद था। ये मास्टर कंट्रोल जीन्स नए तरीकों से मिक्स और मैच हो सकते थे, जिससे प्रेजेंटा पार्ट्स से नए बॉडी प्लान्स तेजी से बन सकते थे। जैसे एक बच्चा लेगो ब्लॉक्स के उसी सेट से अनगिनत नई चीजें बनाता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा ड्राइवर एक नई इकोलॉजिकल रियलिटी थी, प्रीडेशन। लाइफ ने हंटर को इन्वेंट किया था और उसके साथ प्रे को भी। इसने एक तेज एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस शुरू कर दी। एनिमल्स ने खुद को बचाने के लिए हार्ड शेल्स डेवलप की। प्रीडेटर्स ने उन्हें ढूंढने के लिए बेहतर सेंस डेवलप किए, और एक सेंस साइट ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। आंख के इवोल्यूशन ने दुनिया को एक धुंधली केमिकल स्मेलिंग जगह से एक हाई रेजोल्यूशन विजुअल एरिना में बदल दिया। अब आप अपना डिनर देख सकते थे और आप खतरे को आते हुए देख सकते थे। इस नई डायनामिक ने इवोल्यूशन को ओवरड्राइव में डाल दिया। काफी समय तक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहीं से भी आया हुआ लगता था, एक ऐसा फैक्ट जिसने डार्विन को भी हैरान कर दिया था। लेकिन हाल की डिस्कवरीज गैप्स को भर रही है। ट्रेस फॉसिल्स, प्राचीन क्रिएचर्स द्वारा छोड़े गए ट्रेल्स और बरो बताते हैं कि रिवॉल्यूशन हमारी सोच से पहले ही शुरू हो गया था। 545 मिलियन साल पहले के एविडेंस से पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स बॉडीज और मसल्स वाले एनिमल्स पहले से ही मूव कर रहे थे, जो मैन इवेंट के लिए स्टेज सेट कर रहे थे। एक्सप्लोजन इंस्टेंट नहीं था,
बल्कि एक तेज फ्यूज था जो लाखों सालों से धीरे धीरे गहराइयों में जल रहा था। 3 बिलियन सालों से भी ज्यादा समय तक लाइफ पानी में फंसी हुई थी। जमीन बंजर और हॉस्टाइल थी। अनफिल्टर्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जमीन तप रही थी। मॉइस्चर को रोकने के लिए कोई मिट्टी नहीं थी और ग्रेविटी का जबरदस्त फोर्स था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज की दुनिया भी थी जहां प्रेडेटर्स नहीं थे और अनटैप्ड रिसोर्सेज बहुत थे। पहले पायोनियर्स प्लांट्स थे जो शायद लगभग 470 मिलियन साल पहले तालाबों के किनारों पर रहने वाले ग्रीन एल्गे से इवॉल्व्ड हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को जीतना शुरू किया। सूखने से बचने के लिए वैक्सी कवरिंग्स, ग्रेविटी से लड़ने के लिए स्टिफ स्टेम्स और खुद को एंकर करने के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। वे प्लैनेट के पहले आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मिट्टी बनाई, क्लाइमेट बदला और ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ी। लाखों सालों तक जमीन उनकी अपनी थी, पर जानवर पीछे नहीं रहे। जमीन पर सबसे पहले आर्थ्रोपॉड्स आए, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस और मिलिपीड्स, जो पहले से ही एक सपोर्टिव एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लेग्स से लैस थे, जो लैंड पर चलने के लिए एकदम सही थे। रिसेंटा की सबसे फेमस ट्रांजिशन हमारे अपने एंसेस्टर्स ने किया, वर्टेब्रेट्स। यह लोब फिन्ड फिश से शुरू हुआ, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बोनी फिन्स थे जो लिम्स के लिए एक क्लियर प्रिकर्सर थे। टिक्टालिक जैसे फॉसिल्स लगभग 375 मिलियन साल पहले की फेमस फिशरपॉड इस मोमेंट को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। इसमें मछली के स्केल्स, फिन्स और गिल्स थे, लेकिन एक फ्लैटेंड मगरमच्छ जैसी स्कल, एक मूवेबल नेक और स्टर्डी फिन स्केलेटन्स भी थे, जिसमें वही बेसिक पैटर्न था जो इसके बाद आने वाले सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होगा। एक हड्डी, 2 हड्डियां, कई हड्डियां। यह शैलो वाटर में खड़ा हो सकता था और शायद मडी शोरलाइंस पर क्रॉल भी कर सकता था। जमीन पर आना आसान नहीं था। जानवरों को हवा में सांस लेने के लिए लंग्स, अपना वजन उठाने के लिए ज्यादा मजबूत स्केलेटन्स और पानी से दूर रिप्रोड्यूस करने के नए तरीके डेवलप करने पड़े। लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा थे। उन्हें प्लांट्स से भरा एक नया संसार मिला और नए नेचर्स भी मिले। पानी से बाहर इस ग्रेट माइग्रेशन ने एम्फिबियंस के युग, रेप्टाइल्स के उदय, डायनासोर्स के शासन और अंत में जानवरों के एक छोटे फरी ग्रुप के इमर्जेंस का रास्ता साफ किया, जो कभी खुद को मैमल्स कहेंगे। एक प्राइमोर्डियल समुद्र में एक सिंगल नाजुक सेल से लेकर कैम्ब्रियन के चलते फिरते जंगलों और भरे हुए महासागरों तक, जमीन पर पहले कोशिश भरे कदमों तक, जिंदगी की कहानी 4 अरब साल की सर्वाइवल, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की एक एपिक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो ब्लाइंड चांस और ब्रूटल नेसेसिटी, कैटास्ट्रॉफिक एक्सटिंक्शन और एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी से चलती है। आज आप जो भी लिविंग चीज देखते हैं वह एक सक्सेस स्टोरी है, जिंदगी की एक अटूट चेन का एंड है जो एक कॉमन एंसेस्टर से शुरू हुई थी। हमारा अपना वजूद इस बहुत बड़े और पुराने सफर का नतीजा है। हमारे खून में जो नमक है वह उन पुराने महासागरों की निशानी है। हमारे सेल्स में जो बेसिक केमिकल रिएक्शन होते हैं वे वही हैं जिन्होंने सबसे पुराने माइक्रोब्स को पावर दी थी। हमारे हाथों की हड्डियां एक मछली के फिन्स के साथ एक कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करती हैं। हम असल मायने में लिविंग हिस्ट्री हैं। जिंदगी की अनदेखी कहानी हमारी कहानी है और यह इस बात की एक पावरफुल याद दिलाती है कि हम नेचुरल वर्ल्ड से अलग नहीं हैं। हम उसके सबसे बड़े, सबसे इम्प्रोबेबल और सबसे खूबसूरत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अगर आपको डीप टाइम के जरिए यह सफर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। हमारे पास हमारी अमेजिंग यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में बताने के लिए और भी बहुत सी कहानियां हैं। देखने के लिए धन्यवाद।